हेलो, नमस्कार साथियों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल राधे अकेडमी पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि दिल्ली विश्वविद्यालय एमए हिंदी साहित्य सेमेस्टर 3 में जो भी हमारे साथी हैं, तो उनका प्रश्न पत्र है 305 पाश्चात्य काव्य शास्त्र। तो उसमें इकाई 4 है जिसमें हमारा शास्त्रवाद, स्वच्छंदतावाद और यथार्थवाद और संरचनावाद, उत्तर संरचनावाद जो टॉपिक दिए हुए हैं, उनमें से हम शास्त्रवाद और शास्त्रवाद से जुड़ा हुआ है टॉपिक नव शास्त्रवाद, उन दोनों की हम चर्चा कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्वच्छंदतावाद। तो आइए हम इसका अध्ययन करेंगे और साथ ही वो प्रश्न प्रारूप क्या है वो हम देखेंगे। ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम स्वच्छंदतावाद की बात करेंगे। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि इस फॉर्मेट में हम क्या क्या देखेंगे, प्रारूप क्या है इसका। तो सबसे पहले हम स्वच्छंदतावाद का परिचय देखेंगे, फिर स्वच्छंदतावाद के बारे में विद्वानों के क्या विचार रहे हैं उसको देखेंगे, फिर है स्वच्छंदतावाद की क्या विशेषताएं रही हैं, किन विशेषताओं को लेकर ये स्वच्छंदतावाद आया है। यानी यह जो स्वच्छंदतावाद है वो शास्त्रवाद के विरुद्ध आया था, यानी उसका काउंटर करने के लिए ही इसका उदय हुआ था। फिर नेक्स्ट है कि भारतीय साहित्य में स्वच्छंदतावाद का क्या अभिप्राय है, यानी भारतीय साहित्य में ये किस प्रकार आया है या कहाँ पर स्टैंड करता है, हम उसकी चर्चा करेंगे। और साथ में हमारा फिर अंत में निष्कर्ष है। ठीक है दोस्तों, तो हम निम्नलिखित इन बिंदुओं की चर्चा करेंगे। तो आइए देखिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो लेक्चर मददगार साबित हो रहा है आपके एग्जाम के पॉइंट रिव्यू से, तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए और साथ ही हो सके तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और इसी चैनल पर मैं आपके लिए यूजीसी नेट के जो श्रृंखला है वो भी लेकर चल रहा हूँ। यूजीसी नेट का सिलेबस भी मैं कवर करा रहा हूँ, तो आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्वच्छंदतावाद है उसके बारे में जानेंगे। तो इसमें देखिए कि पश्चिमी साहित्य चिंतन में रूसो की प्रेरणा तथा विलियम वर्ड्सवर्थ एवं सैमुअल टेलर कॉलेज के नेतृत्व में एक साहित्य आंदोलन का सूत्रपात 18वीं सदी के अंत में हुआ। इसे अंग्रेजी समीक्षा में रोमांटिसिज्म कहा गया। ठीक है दोस्तों, तो जो स्वच्छंदतावाद है इसकी इसके प्रेरणा स्रोत कौन रहे हैं या इसके शुरुआती जो आंदोलन, इस आंदोलन की जो शुरुआत होती है वो किनके द्वारा होती है। तो रूसो हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ हैं और सैमुअल टेलर कॉलरिज हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन विद्वानों को, लेखकों को ध्यान रखिएगा। आगे देखिए कि पश्चिम के स्वच्छंदतावाद की मूल विशेषता मानव कविता तथा भाषा के स्तर पर स्वतंत्रता के मूल्यों की प्रतिष्ठा करना सही है। यह धारा उस काल में पैदा हुई थी जब पश्चिम में मशीनीकरण के बढ़ते प्रयोग से मनुष्य और प्रकृति का महत्व समाप्त होने लगा था। दोस्तों जो स्वच्छंदतावाद है इस पर आपको मुख्य रूप से यूरोप की जो दो घटनाएं हैं वो आपको ध्यान रखनी है कि उन दो घटनाओं का कितना प्रभाव है स्वच्छंदतावाद पर। उन्हीं के जैसे ही वो घटनाएं होती हैं, उन्हीं घटनाओं के तुरंत बाद स्वच्छंदतावाद कैसे उभरता है। तो वो दो घटनाएं हैं, एक है फ्रांस की क्रांति, ये आप ध्यान रखना। फ्रांस की क्रांति हुई थी जो 1789 में फ्रांस की क्रांति क्रांति हुई थी 1789 में, ये है मुख्य रूप से। और इसी क्रम में एक यूरोप में जो आधुनिक क्रांति हुई थी, आधुनिक क्रांति, वो है। ठीक है, यानी ये दोनों घटनाएं इसके मूल में कार्य करती हैं। आगे देखिए कि ऐसी स्थिति में स्वच्छंदतावादी चिंतकों ने साहित्य में प्रचलित दृष्टिकोण शास्त्रवाद या अभिजात्यवाद का विरोध किया, जो कविता के लिए निश्चित नियम व अनुशासन के पालन के प्रयोग को अनिवार्य मानता था। यानी जब ये स्थिति चल रही थी तो फिर जो स्वच्छंदतावादी जो लेखक थे या साहित्य विद्वान थे, उन्होंने कहा कि जो शास्त्रवाद चल रहा था उस दृष्टिकोण को लक्षित करते हुए उन्होंने कहा कि जो शास्त्रवाद और अभिजात्यवाद चल रहा है उससे आपने शास्त्रवाद अभिजात्यवाद वाले वीडियो में मैंने आपको बताया कि उसका काम क्या था। उसका काम था कि उसमें एक नियम ढर्रा तय कर दिया जाता था कि आपको कविता और जो काव्य अपना जो साहित्य रच रहे हैं उसको इन्हीं जो बिंदु है इन्हीं के समक्ष आपकी कविता या जो साहित्य है वह होना चाहिए। ठीक है, और जो स्वच्छंदतावाद है उसने इसी का विरोध किया है। देखिए कि जो कविता के लिए निश्चित नियम और अनुशासन का पालन के प्रयोग को अनिवार्य बनाता था, मशीनीकरण से मानव की मुक्ति की प्रेरणा के लिए उन्होंने प्रगति की ओर देखा, वह प्रकृति इनके काव्य में स्वतंत्रता की मूल प्रेरणा बनकर शामिल हुई थी। स्वच्छंदतावादियों ने कविता की व्याख्या तीव्र भावनाओं के सहज उच्च खनन के रूप में की है। ठीक है दोस्तों,
तो यानी जो मशीनीकरण का दौर चल रहा था, आधुनिक क्रांति का दौर चल रहा था, उससे जो मानव की मुक्ति हो रही थी, यानी जो वहाँ पे यूरोप में जो आंदोलन चल रहे थे, तो उसी को लेकर थे कि पूंजीवाद की तरफ, कि लोगों को बंधक बनाया जा रहा है, लोगों की जो मुक्ति है उसको बंधक किया जा रहा है, उससे उन्हें छूट दो या उन्हें स्वतंत्रता दो, ठीक है। तो यही बात साहित्य में, जो साहित्य को लेकर जो नियम थे, इसी बात को जो लेखक हैं, जैसे रूसो है और जो हमारे वर्ड्सवर्थ हैं, कॉलरिज है, इन्होंने इसी बात को उभारा है। अगर आप अपने भारतीय साहित्य की बात करोगे, तो भारतीय साहित्य में अगर आप देखोगे, तो हिंदी साहित्य में मुख्य रूप से छायावाद में निराला ने ये एक बात कही है, ठीक है। जब निराला ने अपना मुक्त छंद कविता में स्टार्ट किया था, तो उन्होंने यही बात कही थी कि हमारे यहाँ पर परिस्थितियाँ ये थी कि हमारे यहाँ स्वतंत्रता थी मुख्य रूप से। तो निराला कहते हैं कि अगर आप व्यक्ति के स्वतंत्रता की बात करते हो, तो कविता के भी स्वतंत्रता की बात कीजिए, कविता को भी छंदों से मुक्त कीजिए, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर आप अपने यहाँ से समानता देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए कि आचार्य शुक्ल ने इस शब्द का अनुवाद स्वच्छंदतावाद के रूप में किया। शुक्ल जी के अनुसार द्विवेदी युगीन साहित्य में श्रीधर पाठक के नेतृत्व में एक विशेष धारा दिखाई देती है, जिसे प्रवृत्तियों के आधार पर स्वच्छंदतावाद कहा जा सकता है, ठीक है। यानी जो आचार्य शुक्ल जी हैं, उन्होंने स्वच्छंदतावाद का जो रूप पश्चिम में चल रहा था, उसे भारतीय परिप्रेक्ष्य में किसे देखा, तो शुक्ल जी के अनुसार द्विवेदी युगीन साहित्य में जो श्रीधर पाठक हैं, श्रीधर पाठक को उन्होंने जो भारत में स्वच्छंदतावाद का उदय किस प्रकार हुआ, किस प्रकार चलता है और कौन चलाता है, तो वो श्रीधर पाठक को माना है द्विवेदी जी ने, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिएगा कि 1798 ईस्वी में प्रकाशित वर्ड्सवर्थ की लिरिकल बैलेट्स इस युग की महान रचना मानी जाती है। अगर आप दोस्तों बात करोगे, तो आपको ये बात भी देखने को मिलेगी कि 1798 ईस्वी में जो वर्ड्सवर्थ और कोलरिज के समलेखन में लिखित पुस्तक है जो लिरिकल बैलेट्स, इसी के प्रकाशन से या इसी के प्रकाशन वर्ष से ही स्वच्छंदतावाद की घोषणा मानी जाती है, या कहिए कि इसे स्वच्छंदतावादी घोषणा पत्र कहा जाता है इस रचना को, ठीक है। जिसके दूसरे संस्करण में उन्होंने कहा कि सभी, यहाँ पे सभी होगा, सभी अच्छी कविताएं प्रबल भावावेग की सहज स्वैच्छिक अदम्य अभिव्यक्ति हैं, ठीक है। यानी जो वर्ड्सवर्थ हैं, वह कविता की जो परिभाषा है वो किस प्रकार देते हैं स्वच्छंदतावाद के नजरिए से, कि सभी अच्छी कविताएं प्रबल भावावेग की सहज स्वैच्छिक अदम्य अभिव्यक्ति हैं। ऑल गुड पोइट्री इज द स्पोटोनोमियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, ठीक है। उनकी इस परिभाषा ने पूर्व से अभी तक चली आ रही मान्यताओं से अलग हटकर कविता को परिभाषित किया। वर्ड्सवर्थ ने काव्य के बहिरंग की अपेक्षा अंतरंग की महत्ता प्रतिष्ठा कर शैली की परिशुद्धता और अलंकृत के स्थान पर आत्मा की अंतःस्फूर्ति और उससे प्रेरित भावों के सहज उच्छलन पर बल देकर स्वच्छंदतावादी आलोचना का प्रवर्तन किया। इस दृष्टि से मूलतः आलोचक न होने पर भी पाश्चात्य आलोचना शास्त्र में उनकी मान्यताओं का गौरव अक्षुण्य है, ठीक है। तो जो वर्ड्सवर्थ है, उन्होंने क्या क्या किया है, तो वर्ड्सवर्थ ने जो कविताएं चल रही थी, वो काव्य के बहिरंग की अपेक्षा अंतरंग की प्रतिष्ठा, आप सबसे पहले बात की, यानी जो आप बाहर का वर्णन कर रहे हैं वही आप मानव के मन का वर्णन कीजिए, ये उसकी बात है। और साथ ही जो शैली परिशुद्धता है, यानी जो स्टाइल है लेखन का, जो शैली है, उसकी जगह जो आप अलंकारों को महत्व दे रहे हैं, अलंकारों की जगह आप जो आत्मा के जो भाव है उनको सुनिए, यानी जो सहज भाव है उन्हीं को आप कविता में लेकर आइए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि वर्ड्सवर्थ के पश्चात सैमुअल टेलर कॉलेरिज का नाम बड़ी शिद्दत से लिया जाता है। उन्होंने प्रतिमा, कल्पना और काव्य की सृजन प्रक्रिया का विशद विवेचन किया है। कॉलेरिज के अनुसार समस्त गोचर जगत के स्वरूप को व्यवस्थित रूप ग्रहण करने वाली शक्ति ही मुख्य कल्पना है। अगर आप कॉलरिज की बात करेंगे, तो कॉलरिज ने स्वच्छंदतावाद के काउंटर में जो अपनी बातें कही हैं, तो उनका एक प्रमुख सिद्धांत है, वह है कल्पना। तो कल्पना उनका सिद्धांत है, उसमें वो कहते हैं कि समस्त गोचर जगत के स्वरूप को व्यवस्थित रूप ग्रहण करने वाली शक्ति ही मुख्य कल्पना है। यानी इन्होंने कल्पना के दो भेद किए थे, जिसमें एक इन्होंने मुख्य कल्पना को माना है, एक गौण कल्पना को माना है। तो उसी की कह रहे हैं कि गौण कल्पना विधायिनी होती है। यह मुख्य कल्पना द्वारा इंद्रिय संवेदनों को नए रूप में ढलकर रम्य रूप में प्रस्तुत करती है। यह मुख्य कल्पना की प्रतिध्वनि होती है। मुख्य कल्पना अपना कार्य सहज रूप में बिना किसी प्रयत्न या चेष्टा के स्वतः करती रहती है।
किंतु गौण कल्पना स्वतः क्रियाशील नहीं होती। वह कवि की इच्छा और ज्ञान शक्ति से प्रेरित होने पर क्रियाशील होती है। कवि कर्म का मुख्य आधार यही गौण कल्पना है। यानी जो कवि की जो कल्पना है वह कौन सी है, तो वह गौण कल्पना है। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। कॉलेने ने प्रतिभा और अंतःप्रज्ञा को भी विशेष महत्व दिया, जिसके अनुसार एक श्रेष्ठ कवि में प्रतिभा का होना अनिवार्य है। प्रतिभा के द्वारा ही कवि काव्योचित विषयों का चयन और भावोद्दीप्त बिंबों की रचना करता है। प्रतिभा सहजात होती है, भावों की उद्दीप्ति के कारण अनिर्वचनीय होते हैं। इन कारणों को ही अंतःप्रेरणा या इंसेप्शन कहते हैं। इंस्पायर्ड होने पर भी कवि सौंदर्य भावना को तभी मूर्त कर पाता है जब उसकी अंतःप्रज्ञा क्रियाशील होती है। इस प्रकार एक श्रेष्ठ कवि में प्रतिभा, अंतःप्रज्ञा, अंतःप्रेरणा और कल्पना शक्ति का होना अनिवार्य है। यानी ये उन नियमों के खिलाफ है। अगर आप कॉलेज के इस वक्तव्य की बात करेंगे तो ये उन नियमों के खिलाफ है या उन नियमों के काउंटर में है। ये कवि के जो काम है उनकी बात करते हुए कहते हैं कि कवि का काम ये थोड़ी है कि आप एक नियम बना दो, उसमें कवि बनकर अपना काम करे, या उसकी कविता सिर्फ उन्हीं नियमों को, उन्हीं टूल्स को माध्यम से कविता को बनाए। उसका काम है कि उसके निजी जो विचार हैं वो अपने विचारों को अपने हिसाब से प्रस्तुत करे। इसमें आप बंधन क्यों लगा रहे हो? ठीक है। नेक्स्ट है कि इनके अनुसार कल्पना अनेक प्रकार के सुंदर बिंबों को संश्लेषित करके एक सर्वथा नवीन सौंदर्य बिंब की रचना करने में समर्थ होती है। कॉलेज के सिद्धांतों के विषय में कहा जा सकता है कि उसकी पूरी आलोचना, चाहे वह सैद्धांतिक हो या व्यवहारिक, का ढांचा दो स्तंभों पर टिका है: भावावेग और कल्पना। सभी प्रकार का श्रेष्ठ साहित्य निश्चित रूप से भावावेग गर्भित और रचनात्मक कल्पना शक्ति की उपज होता है। आलोचक का कर्तव्य है कि वह काव्य की सृजन प्रक्रिया को और उसकी संरचना के योजक तत्वों को समझे और उनकी व्याख्या करे। काव्य में अनुभूति और कल्पना दोनों का साहचर्य निरंतर बना रहता है। अनुभूति कल्पना की निरंतर सहायता करती है और स्वयं भी उससे रंजित होती रहती है। स्वच्छंदतावादी समीक्षक के लिए काव्य के अन्य कलात्मक उपादान गौण होते हैं। वे तो रम्य कल्पना के बल पर स्वतः आविर्भूत हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए कि स्वच्छंदतावाद के महत्वपूर्ण कवि एवं आलोचक के रूप में कॉलेज के बाद शैली का नाम आता है। यानी जो स्वच्छंदतावाद है उसमें आपने कॉलेज को देखा, रूसो को देखा और वर्ड्सवर्थ को देखा। अब जो नाम है कॉलेज के बाद वो शैली का आता है। तो उन्होंने अपनी पुस्तक, यानी शैली ने अपनी पुस्तक द डिफेंस ऑफ पोइट्री में कविता का पक्ष प्रस्तुत करते हुए कहा कि साहित्यिक उत्कर्ष के युग नैतिक गुणों के उत्कर्ष के गुण भी रहे हैं। नैतिक मूल्यों की चरितार्थता के लिए व्यक्ति का कल्पनाशील होना आवश्यक है। सिद्धांत रूप में भी सिद्धांत रूप में तो सभी नैतिक मूल्यों का ज्ञान रखते हैं। नित्य प्रति के जीवन में उन मूल्यों को चरितार्थ करने के लिए व्यक्ति का संवेदनशील होना जरूरी है। कल्पनाशीलता के अभाव का अर्थ है संवेदनशीलता का अभाव, और संवेदनशीलता के अभाव में व्यक्ति कठोर और क्रूर हो जाता है। शैली ने कहा है कि वही व्यक्ति मूलतः अच्छा होता है जो कल्पनाशील होता है। कविता मनुष्य की उस आंतरिक शक्ति को समृद्ध करती है जो नैतिक गुणों का मूल आधार है। ठीक है दोस्तों, तो शैली की ये जो परिभाषा है इसे आप जरूर देखिएगा कि वही व्यक्ति मूलतः अच्छा होता है जो कल्पनाशील होता है। यानी कहीं ना कहीं शैली भी जो कॉलेज की बात है उसी को दोहरा रही है या उन्हीं की बात का समर्थन कर रहे हैं, और कहते हैं कि कविता मनुष्य की उस आंतरिक शक्ति को समृद्ध करती है जो नैतिक गुणों का मूल आधार है। यानी शैली ने अपना एक और जो शब्द जोड़ा हुआ है वह क्या है? नैतिक दायित्व है, जो नैतिक गुण है कवि के वह। ठीक है। शैली कल्पना को काव्य रचना का अनिवार्य तत्व मानते हैं। शैली ने कल्पना पर गंभीरता से स्पष्ट और विशद विवेचन किया है। शैली वैचारिक व्याट्युष्य तथा तर्क पद्धति की अपेक्षा भावावेग को महत्व देता है। इसके साथ ही शैली को दार्शनिक ऊंचाई और व्यवहारिक समझ भी थी। नेक्स्ट देखिए कि स्वच्छंदतावाद के युग में कवियों ने परंपरा से हटकर नवीन विषयों एवं नवीन शैली रूपों को लेकर नए नए प्रयोग किए। स्वच्छंदतावाद किसी भी बाह्य या आरोपित नियमों में बंधना नहीं चाहता। स्वच्छंदतावादी कवि कभी नहीं चाहते कि अच्छी कविता के नियम पहले से तय कर लिए जाएं और फिर उनके अनुसार कविता लिखी जाए। ये आंतरिक अनुभूति को विशेष महत्व देते हैं, स्वच्छंद कल्पना में विश्वास रखते हैं और मनुष्य की स्वतंत्रता के पक्षधर हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्वच्छंदतावाद में आपने देखा कि जो स्वच्छंदतावाद के कवि और विचारक रहे हैं उनका सीधा सा सिद्धांत है कि वह किसी की बात को नहीं मानेंगे। जो भाई अपने मन में आ रहा है, जो अपनी कल्पना से वह सोच सकते हैं,
जो उनके विचार हैं वो उन्हीं रूपों में प्रस्तुत करेंगे और उन उन बातों को नहीं मानेंगे जो पहले से आलोचकगण या और कोई विद्वान ने पहले से नियम तय कर दिए हैं कि नहीं, कविता इन्हीं नियमों में होनी चाहिए। यानी अगर आप देखोगे तो स्वच्छंदतावाद में एक तरफ से जो प्लेटो के जो यूनान में जो प्लेटो अरस्तू का काव्य था, उसमें शास्त्रवादी था, शास्त्रवाद या अभिजात्यवाद, तो उसमें पहले से नियम फिक्स होते थे और ये नियम इन लोगों को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको स्वच्छंदतावाद समझ आया होगा। अब आगे देखिए जो स्वच्छंदतावाद की विशेषताएं रही हैं वो क्या क्या विशेषताएं रही हैं उनको गौर करते हैं। तो देखिए कि स्वच्छंदतावाद काव्य की बाह्य प्रेरणा के स्थान पर आंतरिक भावावेग की अभिव्यक्ति पर बल देता है। यानी सबसे पहला बिंदु है वह है कि जो स्वच्छंदतावाद है वो बाह्य प्रेरणा के स्थान पर जो आंतरिक प्रेरणा है या आंतरिक भाव है उनको स्थान देता है। ठीक है, अधिक भावों की अभिव्यक्ति को विस्तार देने के लिए स्वच्छंद कल्पना शक्ति का होना अनिवार्य है, क्योंकि कल्पना के द्वारा ही नए रूपों का विधान करके ही कवि भावों को उत्कर्ष, उनमें रहस्य और रोमांच का भावावेश समावेश और पाठकों में कौतूहल का समावेश करता है। स्वच्छंदतावाद एक मिनट दोस्तों। सॉरी दोस्तों। हाँ, तो आगे देखिए। तो आगे जो हमारा तीसरा बिंदु है उसे देखें कि स्वच्छंदतावाद में कवि नैतिक बंधनों से मुक्त होकर सुंदर की प्रतिष्ठा करता है, उसकी प्रवृत्ति रहस्य और रोमांचपूर्ण जीवन में होती है। ठीक है, नेक्स्ट चौथा बिंदु है वह है हमारा कि स्वच्छंदतावाद काव्य में संवेदनशीलता को महत्व देता है, तर्क को नहीं, क्योंकि उनका मानना है कि मनुष्य एक संवेदनशील प्राणी है और कविता उसके इस पक्ष की रक्षा करती है। नेक्स्ट है कि स्वच्छंदतावादियों की दृष्टि में कविता श्रम साध्य शब्द कौशल नहीं अपितु सहज एवं स्वतः स्फूर्ति उद्भावना है, वह आत्म प्रेरित भावाव्यक्ति है। नेक्स्ट है कि स्वच्छंदतावाद कविता को उपयोगितावाद से नहीं जोड़ता अपितु उनका मानना है कि काव्य मनुष्य की मानसिक और काल्पनिक सृष्टि होने के कारण मनुष्य को आनंद लोक की सैर कराती है। नेक्स्ट है कि स्वच्छंदतावादियों का मानना है कि मनुष्य अपने प्रकृत रूप में ही सही है, उसकी स्वतंत्रता की रक्षा होनी चाहिए, क्योंकि स्वतंत्रता मानव का परम आंतरिक तत्व है, मानवता का प्राण है, जिसके अभाव में मानवता के विलुप्त होने का खतरा है। नेक्स्ट है कि स्वच्छंदतावादी कवियों ने मानवता के प्रति व्यापक एवं गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने उदात्त भावों को महत्व देकर मनुष्य की संभावनाओं को असीम बना दिया है। नेक्स्ट है कि स्वच्छंदतावादियों ने पारंपरिक छंदों को अस्वीकार कर दिया। उनका मानना था कि वाणी का सौंदर्य उसके मुक्त प्रवाह में है, उसे प्रयत्नपूर्वक अलंकारों से बोझिल करके सुंदर नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट है कि स्वच्छंदतावाद की एक बड़ी विशेषता प्रकृति के प्रति उसके उत्कृष्ट प्रेम की अभिव्यक्ति है। प्रकृति उसके लिए जड़ सत्ता नहीं अपितु चेतन व्यक्तित्व को कार्यकलापों से युक्त थी, इसीलिए प्रकृति का मानवीकरण स्वच्छंदतावाद की एक बड़ी उपलब्धि थी। वास्तव में रूसो ने वैज्ञानिक और यांत्रिक दबावों से मुक्ति हेतु प्रकृति की गोद में जाने का आह्वान किया था, इसीलिए स्वच्छंदतावाद में मनुष्य और प्रकृति के संश्लिष्ट संबंधों की अभिव्यक्ति मिलती है। तो दोस्तों अभी हमने जो स्वच्छंदतावाद की जो प्रवृत्तियाँ रही हैं, विशेषताएं रही हैं, उनकी बात की, तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि जो हमारा भारतीय साहित्य में, जो हमारे हिंदी साहित्य में जो छायावाद है, अगर आप उसकी विशेषताओं की बात करोगे तो कहीं ना कहीं हूबहू यही विशेषताएं हमारी छायावाद में देखने को मिलती हैं। तो आप उससे रिलेट इन बातों को कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिएगा कि जो भारतीय और पश्चिमी स्वच्छंदतावाद में अंतर क्या है। यानी जो पश्चिम में स्वच्छंदतावाद चल रहा था और फिर इसी आंदोलन का होता है जब भारत में होता है, भारतीय साहित्य में भी होता है, तो वह अंतर हमें किन जगहों पर देखने को मिलता है। तो देखिए कि भारतीय स्वच्छंदतावाद में पश्चिमी स्वच्छंदतावाद से कुछ अलग तरह की चिंताएं दिखाई देती हैं। अपनी मूल प्रवृत्ति में स्वच्छंदतावाद की विशेषता यहाँ भी वही हैं जो पश्चिम में थी।
किंतु यहाँ परिवेशगत भिन्नता के कारण इनकी अभिव्यक्ति कुछ अलग तरीके से हुई है। यानी इनकी जो विशेषताएं हैं वो तो सेम ही हैं, जो पश्चिम में है, जो परिस्थितियाँ पश्चिम में थीं वह परिस्थितियाँ हमारे यहाँ अलग हैं, ठीक है, लेकिन विशेषताओं में अंतर है। तो वह क्या है, देखिए कि उदाहरण के लिए तत्कालीन भारत की मूल समस्या मशीनीकरण नहीं बल्कि राष्ट्रीय पराधीनता तथा सामाजिक व रूढ़िवादी दबाव की थी। तो दोस्तों ये बात इस प्रकार समझिए कि जब हमारे भारत में छायावाद कब आया, यानी स्वच्छंदतावाद का उदय कब होता है, तो आप अगर द्विवेदी युग के समय की बात करेंगे, क्योंकि श्रीधर पाठक द्विवेदी युग के हैं और द्विवेदी युग के श्रीधर पाठक हैं, तो उसका समय क्या है, तो हमारे द्विवेदी युग का समय है 1900 से 1918 के आसपास। अब आप इस समय को देखिए, तो ये समय है भारत में, तो भारत में उस समय की समस्याएं क्या थी, हमारे यहाँ आधुनिकता तो नहीं थी, मशीनीकरण तो नहीं था, आधुनिकीकरण तो नहीं था, लेकिन हमारे यहाँ जो समस्या थी उस समय वह थी हमारी पराधीनता, ठीक है, हमारी पराधीनता, सामाजिक रूढ़िवादी दबाव, यानी जो रूढ़िवादी मानसिकताएं थी और सामाजिकता थी और राष्ट्रीय स्वाधीनता थी मुख्य रूप से, ठीक है, ये हमारे यहाँ की समस्याएं थी। भाषा के स्तर पर मूल समस्या स्वाभाविकता की नहीं बल्कि यह थी कि आधुनिक भावों और विचारों को धारण करने के लिए एक नई भाषिक संरचना जरूरी हो चली थी। भारतीय स्वच्छंदतावाद ने इन स्तरों पर विद्रोह किया तथा नवीन दृष्टिकोण की स्थापना की, ठीक है दोस्तों। तो आपको आई होप समझ आया होगा कि कैसे हमारे यहाँ जो स्वच्छंदतावाद है वो पश्चिम से हमारे भारतीय साहित्य में अलग है, ठीक है। और हम नेक्स्ट बात करते हैं कि भारतीय साहित्य में स्वच्छंदतावाद का प्रारंभ, ठीक है। तो इसमें देखिए जो शुक्ल जी की धारणा क्या रही है कि स्वच्छंदतावाद और छायावाद के संबंधों की आरंभिक व्याख्या आचार्य शुक्ल ने की। उनका मत है कि द्विवेदी युग में श्रीधर पाठक के नेतृत्व में स्वच्छंदतावाद किस धारा का आरंभ हुआ, वह हिंदी साहित्य के विकास में एक नया तथा सार्थक दृष्टिकोण लेकर आई थी। इन कवियों ने पहली बार जगत की सच्चाई और व्यक्तिकता जैसे मूल्यों की स्थापना की। यानी जो द्विवेदी जी हैं, उन्हें द्विवेदी जी ने जो भारत में स्वच्छंदतावाद है वह श्रीधर पाठक से माना है, ठीक है, यानी जो द्विवेदी के श्रीधर पाठक हैं इनसे ही माना है और साथ ही वो कह रहे हैं कि इसका नेतृत्व इन्होंने ही किया। लेकिन जो छायावाद है वो छायावाद और स्वच्छंदतावाद में अंतर करते हैं और कहते हैं, अगर आप शुक्ल जी की कोटेशन है एक, कि जो स्वच्छंदतावाद की हरी भरी शाखा आगे बढ़ रही थी उससे छायावाद ने उसके बीच में आकर रास्ता काट दिया, यानी उसको जो धारा चल रही थी उसे वहीं रोक दिया और छायावाद अपने हिसाब से जो रहस्यवाद है वह अपना दिखाने लगा, ठीक है। तो उसमें जो स्वच्छंदतावादी कवि हैं उन्होंने कहा है कि जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद, लिखो न लेखनी करो बंद, श्रीधर सम सब कवि स्वच्छंद, ठीक है। तो ये श्रीधर पाठक की दोनों पंक्तियां हैं जिनको इन्होंने लिया है। आगे देखिए कि आचार्य शुक्ल ने कहा कि इस स्वस्थ और सकारात्मक काव्यधारा का विकास दो कारणों से रुक गया। पहला कारण था कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी शास्त्रीय प्रतिमान लेकर आलोचना के क्षेत्र में उतरे और उन्होंने स्वच्छंदतावादी काव्य को शास्त्रीय प्रतिमान के अनुकूल ना पाकर उसे प्रशंसा की निगाह से नहीं देखा। यानी जो उस समय के समीक्षक थे, तो समीक्षक कौन थे, तो द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण समीक्षक महावीर प्रसाद द्विवेदी ही रहे और उन्होंने ही हिंदी को जो सर्वश्रेष्ठ रूप प्रदान करने का बीड़ा उठाया हुआ था। तो उन्होंने इस स्वच्छंदतावादी काव्य प्रेरणा जो चल रही थी धारा, तो इसको उन्होंने शास्त्रीय प्रतिमानों के अनुकूल नहीं माना, तो फिर उन्होंने इसकी प्रशंसा नहीं की, ठीक है। तो पहला मुख्य कारण उन्होंने यह माना। दूसरा शुक्ल जी ने कारण माना वह था कि दूसरा कारण यह था कि रविंद्रनाथ टैगोर के प्रभाव से हिंदी काव्य में एक रहस्यवादी शैली का विकास हुआ जिसे छायावाद कहा गया। रहस्यवाद मूल प्रवृत्ति में ही स्वच्छंदतावाद की विरोधी दृष्टि है, अतः छायावाद के विकास ने स्वच्छंदतावाद के विकास को अवरुद्ध कर दिया। इस प्रकार छायावाद व स्वच्छंदतावाद के संबंधों का विवाद मूलतः आचार्य शुक्ल की व्याख्या पर आधारित है, जिसके अंतर्गत वे छायावाद को स्वच्छंदतावाद का विरोधी मानते हैं, ठीक है। तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में हमने देखा स्वच्छंदतावाद किस प्रकार चला। तो द्विवेदी जी ने इसकी व्याख्या अलग तरीके से की है। उन्होंने जो स्वच्छंदतावाद और छायावाद है इन दोनों को अलग अलग माना और साथ ही इन्हों को विरोधी ही माना है, क्योंकि स्वच्छंदतावाद का विरोध उन्होंने छायावाद को ही माना है कि छायावाद ने ही स्वच्छंदतावाद का विरोध किया, ठीक है। लेकिन जब आगे के समीक्षक आते हैं तो उनकी देखिए कि बाद के विद्वानों ने इस संबंध का पुनर्विश्लेषण किया और कहा कि छायावाद स्वच्छंदतावाद का विरोधी नहीं बल्कि विकसित रूप है। सामान्यतः बाह्य स्तर पर इनके मध्य कई अंतर हो सकते हैं,
किंतु यथार्थ यह है कि स्वच्छंदतावाद के मूल तत्व ही विकसित होकर छायावाद में व्यक्त हुए हैं। ठीक है, तो आई होप दोस्तों जो छायावाद और जो स्वच्छंदतावाद का भारतीय परिप्रेक्ष्य है वो आपको समझ में आया होगा। अब अंत में हम निष्कर्ष की बात करते हैं। तो निष्कर्ष देखिए कि निष्कर्षतः कह सकते हैं कि इंग्लैंड में 1798 ईस्वी में वर्ड्सवर्थ के लिरिकल बैलेट्स के प्रकाशन के साथ स्वच्छंदतावाद अपनी शक्तिमत्ता के साथ उभरता है। जर्मन कवि गेटे, जर्मन विद्वान श्लेगल, फ्रेंच लेखक एवं विद्वान रूसो तथा बलियर के सशक्त लेखन के साथ साथ फ्रांस की राज्य क्रांति इस मुक्ति भावना को खूब बल देती है। इंग्लैंड में वर्ड्सवर्थ के अतिरिक्त शैली, कॉलेरिज और कीट्स आदि कवि इस प्रकार परंपरा को बल देते हैं। इसमें भावावेश, भावोन्माद और करुणा के साथ साथ ऐतिहासिक मनोवैज्ञानिक पद्धतियों का संयोग भी साहित्य समीक्षा में ग्रहण होते हैं। आनंद तत्व के साथ साथ नैतिक आधार को भी स्वीकृत प्राप्त होती है। समीक्षा को सौंदर्य दर्शन का साधन माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों आपको जो स्वच्छंदतावाद टॉपिक है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये महत्वपूर्ण साबित रहा होगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण लगता है तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही दोस्तों अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों काफ़ी कर सकते हो तो मेरे लिए इतना ही कर सकते हो, ये आपसे विनम्र निवेदन है मेरा। तो अगर आपको वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जो पाश्चात्य काव्यशास्त्र की जो श्रृंखला चल रही है मैं जल्द ही 1 या 2 दिन में ये पूरे काव्यशास्त्र के जो टॉपिक इजीली नहीं मिल पा रहे हैं उनको मैं इसी प्रकार से कवर कर दूंगा। ठीक है, तो धन्यवाद।